राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, इन दोनों चैनल्स के दर्शकों को हमारा प्रणाम। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आज एक बहुत ही शानदार रैली की है बहन मायावती जी ने। इसी रैली का क्या निहितार्थ है, क्या इसके रैमिफिकेशंस है, इसका क्या महत्व है उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में, इन्हीं विषयों पर चर्चा करें। भाई साहब प्रणाम। जी नमस्कार। सर, आज की जो बहन जी की रैली हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको तो मीडिया में हर जगह यही बढ़ चढ़ के सुनने को मिलेगा कि वो वापस आ रही हैं, कोई कह रहा है। और जो आकलन जो आपको तात्कालिक मिलेंगे वो यही है कि ये जो इंडी अलायंस के वोट को बंटवाएंगी, बहुजन समाज पार्टी अगर उभरेगी तो इससे समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कमजोर होगा, बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन बात केवल जो है तात्कालिक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो तात्कालिक चुनावी राजनीति है, केवल बात उतनी ही नहीं है। बात केवल ये है कि 80 के दशक में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ था। अब आज बहुजन समाज पार्टी को बने लगभग 40 साल हो रहे हैं। तो अब इन 40 सालों में बहुजन समाज पार्टी ने जब शुरुआत की थी, तो केवल पिछली शताब्दी के शुरू में, लगभग 100 साल पहले, जो तमिलनाडु में जो ब्राह्मण को गाली देने की राजनीति शुरू हुई थी, जो एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो हुई थी डीएमके के जमाने में, जो ईवी रामास्वामी नाइकर और बाद में अन्ना दुराई ने शुरू की थी। और फिर वो 60 के दशक में उसी ब्राह्मण राजनीति, हिंदू विरोधी राजनीति, सनातन विरोधी राजनीति, हिंदी विरोधी राजनीति, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान विरोधी राजनीति का जो मॉडल तमिलनाडु का था, वो सीधा सीधा मायावती ने लाके काशीराम में लाके यूपी में उसका पौधा रोप दिया। 1989 में पहली बार चुनाव लड़े, 89 में, और इनके 12-13 एमएलए आए। 91 में चुनाव फिर लड़े, फिर कुछ एमएलए आए। 90 और 92 में कल्याण सिंह की सरकार बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद बर्खास्त हो गई, 6 दिसंबर 92 को। 90 और 92 में अक्टूबर में ही समाजवादी पार्टी का गठन हो गया था, जो जनता दल से निकला हुआ ही एक ग्रुप था। 93 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, और ये गठबंधन ने जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 425 के हाउस में उसके 176 विधायक थे, फिर भी सरकार उसकी नहीं बन पाई। और सपा बसपा के मिलकर के कुल विधायक 167 थे, बाकी उसको 24-25 कांग्रेस के, 24-25 जनता दल के और 4 या 5 सीपीआई के लोगों ने समर्थन दिया, तब सरकार बनी। लेकिन ये गठबंधन भी 1.5 साल नहीं चल पाया, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों चूंकि एक ही वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स करते थे, दलित, पिछड़ा और मुसलमान पे, तो जो उनके आपसी अंतर विरोध थे, वो उभरना स्वाभाविक था। और जून 1995 में सरकार गिर गई, स्टेट गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था। तो उसके बाद 96 और 2002 और 2007 और 2012, यानी और 2017, अगले 5 विधानसभा चुनाव में सपा बसपा के बीच में जबरदस्त दुश्मनी कायम रही। इस बीच 2007 में के असेंबली चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया। नवंबर 2000 में यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया था, नया राज्य बन गया था, तो यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 425 से घट करके 403 रह गई। तो 403 के हाउस में बहुजन समाज पार्टी को 2007 में 206 सीटें मिली, अपना स्पष्ट बहुमत मिल गया। लेकिन अगले ही विधानसभा चुनाव में 2012 में समाजवादी पार्टी को अपना बहुमत मिला, और अक्षय यादव मुख्यमंत्री बने। और उस समय समाज बीएसपी करीब 50 से 60 के बीच में आ गई थी, और वो लीडर ऑपोजिशन बने स्वामी प्रसाद मौर्य। 14 के विधानसभा चुनाव में भी जो है हालत जो है बीएसपी की काफी बिगड़ गई, और उसको केवल 5 उसके जो है आए थे सदस्य लोकसभा में।
और 17 के विधानसभा चुनाव में यूपी में उसका केवल एक ही विधायक चुना गया उमाशंकर से, वो बलिया से उमाशंकर सिंह ठाकुर हैं वो। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का और आरएलडी का गठबंधन हुआ। तो उसमें बीएसपी को 10 सीटें मिली, 5 मिली सपा को, और आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। 2024 में फिर सब अलग-अलग लड़े, और इसमें भी बीएसपी को 0 सीटें मिली। तो अब हो ये रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो जाति पे आधारित अस्मिता की राजनीति होती है, और अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा संकीर्ण मुद्दों पे होती है। जाति है, मज़हब है, क्षेत्र है, भाषा है, रेस है, एथनिक आइडेंटिटी है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग का इलाका है, वहाँ पे गोरखा फ्रंट जो है अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहा था। राजीव गांधी के ज़माने में उसने माँग की थी कि हमारा अलग राज्य बनाया जाए। ये एथनिक आइडेंटिटी थी। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो कार्यकाल होता है, और जो उसका जीवन होता है, बहुत छोटा होता है। 1-2 चुनाव में तो आप जो भड़का करके और लोगों की भावना के आधार पर वोट पा जाते हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे जो वास्तविक इश्यूज़ हैं ब्रेड बटर के, वो आ जाते हैं और वही डोमिनेट करते हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ 2014 में नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ। 2014 में जो जो केंद्र सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। 19 में उसमें जोड़ा, सबका विश्वास भी जोड़ दिया। तो इसके चलते जो केंद्रीय सरकार ने जो जो जनता के कल्याण की योजनाएँ चलाई, उसमें जाति और मज़हब का कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से उसका लाभ दिया गया। 2020 में जब कोविड आ गया, तो उसके बाद से एक योजना शुरू की गई, सबको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूँ चावल की योजना की, और 2020 1 अप्रैल से एक योजना लॉन्च की गई थी, पीएम गरीब कल्याण योजना। तो जो 5 किलो पर यूनिट जो अनाज मिलता था, उसमें 5 किलो और जुड़ गया। तो खैर अब ये दिसंबर 23 से ये पीएम गरीब कल्याण योजना तो समाप्त हो गई, लेकिन जो निःशुल्क गेहूँ और चावल की योजना आज भी जारी है। पूरे देश में लगभग 11 करोड़ लोगों को अब तक एलपीजी सिलेंडर मिल चुका है। पूरे देश में अब तक करीब 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुका है। पूरे देश में पीएम किसान सम्मान योजना में हर किसान को हर साल में 3 किश्तों में 6,000 रुपए मिल रहा है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इसमें अब तक बढ़ चुका है। अकेले यूपी में ये राशि 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर बढ़ चुकी है। अकेले यूपी में 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिल चुके हैं। तो जो जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का आधार था, कि आपने एक वर्ग को आइडेंटिफ़ाई किया कि ये आपके ऊपर आपका उत्पीड़न करता है, ब्राह्मण को आपने किया। तो और एक बार आपने जो लोगों में गुस्सा भरा, वो वोट ले लिया, सरकार बना ली। लेकिन अब ये लोगों का ये कहना है कि जाति के आधार पर हम संगठित तो हुए, हमने वोट तो दिया, हमने बीएसपी को जितवाया, सरकार भी बनवाई एक बार। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है यूपी की, एक बार तो अपने ही पार्टी की पूरी क्लियर मेजॉरिटी पे रह चुकी है 5 साल। लेकिन उससे हमको मिला क्या? तो बीजेपी ने इस गैप को फिल किया, जो उनकी आकांक्षा थी, जो उनकी एस्पिरेशन थी, और जो उनको एक नई आइडेंटिटी मिली थी जाति के आधार पर, जो संगठित हुए थे और वो मुखर हुए थे, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ था। तो जो अगला पड़ाव था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो बीजेपी ने पूरा किया। तो अब उनको समझ में आया कि तो एक तरीके से अब राजनीतिक स्थिरता में बीजेपी ने एक वंचित वर्ग का उसमें निहित स्वार्थ पैदा कर दिया। खाली इतना ही नहीं किया, जो जात का जो आधार था कि ब्राह्मण ने, सवर्ण ने हमारा शोषण किया है, हमको सत्ता नहीं दी है, तो बीजेपी ने जिस तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मुख्यधारा की राजनीति में इंटीग्रेट किया, मुख्यधारा की राजनीति में जोड़ा, और उसको जो है और एक तरीके से उसको अपने में आत्मसात कर लिया। और जिस तरीके से जिन जातियों को बहुजन समाज में आइडेंटिफाई किया जाता है, उन जातियों को 2 बार राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद, जो यूपी के ही शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, कानपुर के निवासी हैं। वर्तमान जो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो ट्राइबल समाज की हैं, जनजातीय समाज की हैं, और उड़ीसा की हैं। जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, वो भी पिछड़े समाज से हैं, तमिलनाडु से हैं।
और केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से, बिहार से इस तरीके से पिछड़े और दलित समाज की एक लंबी संख्या है जिनको केंद्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। जैसे मांझी साहब हैं बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो केंद्र में जो है कि में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यूपी में बहुत लंबी संख्या है पिछड़े वर्ग के और जो लोग शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों की है। तो अब जो है बहुजन समाज पार्टी के पास शेड्यूल कास्ट को मोबिलाइज करने का, गोलबंद करने का, सवर्णों ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला करके के वोट बोल करने का जो ऑप्शन था वो खत्म हो चुका है। इनफैक्ट वो मोदी के पीएम बनने के पहले ही खत्म हो गया था। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था कि हम बहुजन समाज नहीं, हम सर्व समाज की पार्टी हैं। और ब्राह्मणों को जो है अपनी ओर अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा संगठित अभियान चलाया और एक नारा दिया था, वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और मतलब जो हाथी, जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसको गणेश का जो प्रतीक बताया गया। और तमाम तरीकों से ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया। आंशिक सफलता मिली भी इसमें, और ये सफलता इसलिए मिली, ऐसा इसलिए माना जाता है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी को अपने बल पर बहुमत मिला था। लेकिन 2007 के बाद सरकार बनने के बाद ये परसेप्शन और ये धारणा बनी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक को भुला दिया है और ज्यादा सत्ता का जो लाभ है, जो सत्ता की मलाई है, वो सवर्णों के खाते में ज्यादा जा रही है। इससे जो है बहुजन समाज पार्टी से दलित समाज का एक वर्ग खिन्न हो गया। और ये कहा जाने लगा कि केवल जाटव जो है, जो जो बहन जी की जाति है, केवल वही वर्ग जो है अब बहुजन समाज पार्टी का बहुत कमिटेड सपोर्टर है। और जी। और जब 2017 में बहुजन समाज पार्टी को कुछ नहीं मिला, उसके पहले 2012 में नहीं मिला, 2014 के लोकसभा में कुछ नहीं मिला, 19 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, 2022 के यूपी असेंबली में परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही, केवल एक विधायक रहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली। तो अब ये प्रश्न पैदा हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का जो 22 से 30% का वोट था वो कहाँ जाएगा। तो अब ये होड़ बन गई है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। वोट बटा, इसका लाभ दोनों पार्टियों को मिला। जैसे हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। तो और इसमें एक भूमिका बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक की भी है। तो अब बहन जी के सामने एक जो है स्थिति ये है कि पानी नाक के ऊपर जा चुका है। अब उनके सामने चुनौती है अस्तित्व को बचाने की। अगर बहुजन समाज पार्टी को यूपी में एज ए सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर अपनी जगह बनाए रखनी है और अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना है, तो अब बहन जी को मैदान में उतरना पड़ेगा। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत बहन जी मैदान में उतरी हैं। और अब जो है अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव है, उसके बाद फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव है। तो इसलिए जो है ये रैली हुई है। लेकिन जो वर्तमान में यूपी की हालत है, इस समय यूपी की राजनीति में केवल दो ध्रुव हैं, दो पोल हैं। नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी है और नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास 100 से अधिक विधायक हैं 403 के हाउस में, और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 है। और ये माना जाता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक यूपी की राजनीति बाइपोलर ही रहेगी। बाकी अन्य जो छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। जैसे अपना दल का गठबंधन बीजेपी के साथ है। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी पार्टी जयंत चौधरी का बीजेपी से गठबंधन है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता है ओमप्रकाश राजभर, उनके 6 विधायक हैं, उनका बीजेपी से गठबंधन है और वो स्वयं मंत्री हैं। और जो निषाद पार्टी है, उसके नेता संजय निषाद हैं, वो स्वयं बीजेपी सरकार में इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके भी 4 या 5 विधायक हैं। तो ये जो 4 छोटी-छोटी जो जातीय आधारित पार्टियां हैं, ये बीजेपी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ इस समय कोई नहीं है। तो यूपी में ये जो रैली जो आज की है बहन जी ने, ये केवल अगले चुनाव में यूपी की राजनीति को ट्रायंगुलर बनाने का ही प्रयास है।
त्रिकोणी बनाने का प्रयास है, ताकि अगले चुनाव में ये हो कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 3 लोग लड़ेंगे, सत्ता की दावेदारी करेंगे। उसकी शुरुआत जो है, हालांकि इस रैली की तैयारी तो पिछले 6-7 महीने से चल रही थी और रैली आज बहुत सफल भी रही है। तो और क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या ये होती है कि इनको अपने वोटर को कॉन्स्टेंटली मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर कॉन्स्टेंटली ये अगर मोबिलाइज नहीं करेंगे तो तो इनका जो वोटर है, जो कैडर है, वो थोड़ा-सा सुस्त पड़ जाता है। ये 2027 के लिए जो जो तैयारी है मोबिलाइजेशन की, वो बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दी है और इसका सबसे बड़ा का प्रमाण ये भी है कि समाजवादी पार्टी को इससे थोड़ी-सी चिंता हो रही है और आज आज अखिलेश यादव ने कहा है, क्योंकि और आज बहन जी ने योगी जी की तारीफ भी की है कि योगी जी की सरकार में कांची राम जी के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो स्मारक बनाए गए थे लखनऊ में, उनका जी उनका रख-रखाव, उनका मेंटेनेंस बहुत ठीक से हो रहा है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि इसका मतलब इनकी जो है अंदरूनी मिली-भगत है, तभी तो ये ज़ालिम का, जुल्म करने वालों का समर्थन कर रही हैं। और वो बीजेपी को, जी योगी आदित्यनाथ को ज़ालिम बता रहे थे अखिलेश यादव। इससे समझ में जी आता है कि अखिलेश यादव का अगर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, तो अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो कमजोर होगा। और ये पहली बार हो रहा है आज कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मान्यवर कांशीराम की जो आज जो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर आज उनको याद किया गया और उनके फोटो पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस ने तो एक कदम आगे जाकर के आज कांशीराम की डेथ एनिवर्सरी पर एक बाकायदा पार्टी कार्यालय में एक उसने सेमिनार का भी आयोजन कर डाला जी। कांग्रेस ने। अच्छा तो ये कुल मिलाकर के जो तैयारी है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव की है। जी। सर, मेरा एक सवाल है। मायावती 22% से 12% पे आ गई, मतलब अब 10% उनका वोट हम्म, वोट हम्म। शेयर में 10% का जो नुकसान हुआ, तो ये वोट थोड़ा सा भाजपा के पास आया, थोड़ा सा सपा के पास गया। हम्म। अब अगर मायावती रिवाइव करती हैं यहां से, तो वो वोट शेयर कहां से वापस खींचेंगी अपना? ज्यादा नुकसान किससे होगा, ये बताइए मुझे। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो इतिहास है, तो यूपी में जिस तरीके से बीजेपी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो जो बुनियाद है, जो नींव है, उसको जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के जरिए चोट पहुंचाई है और जिस तरीके से वंचित वर्ग को बहुत ठोस तरीके से सत्ता में भागीदारी दी है, उस सबको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी रिवाइव होगी, वो युग अब बीत चुका है। 1-2% वोट तो बढ़ सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर से 22% पे या 23% पे आ जाएगी, अब ये संभव नहीं दिखता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पीछे पोलराइज्ड है, तो वो अब उसको ये बताना कि तुम बहुजन समाज पार्टी को वोट दो और जिस तरीके से बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, ये बहुत कठिन है। और समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी को एक ही आधार पे काउंटर करेगी कि देखो ये मुसलमानों का वोट बंटवाने आए, केवल यही होगा। जी तो इसलिए और जिस तरीके से आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रशंसा की है मायावती जी ने, उसको देख के लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा उसको चिंता है मुस्लिम वोट की। मुस्लिम वोट आए ठीक है, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए वो अपना जो कोर प्रिंसिपल है, जो उसका कोर वोट बैंक है, वो उसकी अवहेलना नहीं करने जा रही है। और जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की पुरानी नीति रही है कि वो मुसलमानों के वोट लेने के लिए जहां पे मुस्लिम वोट, वो हमेशा कुल जो मुस्लिम जो जो टिकट है उसकी संख्या वो बढ़ा देती है। बहन जी जो हैं 403 में 90 तक जाकर के टिकट दे सकती है मुसलमानों को। तो अगर मुस्लिम बहुल सीट में अगर अगर और समाजवादी पार्टी बातें तो बहुत करती है मुसलमानों को लेकर के, लेकिन वो उतने वोट मुसलमानों को देने की साहस नहीं कर पाती है।
वो हमेशा 35, 40, 50 तक ही अटक जाती है। तो इसके चलते अगर बहन जी जो है पश्चिम यूपी में और कुछ इलाके हैं ईस्टर्न यूपी में, यदि मुस्लिम टिकट की संख्या बढ़ा देती है विधानसभा के चुनाव में, तो उनको कुछ सीटें जीतने में सहायता हो सकती है। लेकिन जाति आधारित पार्टियों के लिए अब सत्ता में पुनर्वापसी करना या अपना खोया हुआ जो उनकी पॉलिटिकल जमीन को वापस पाना, ये बहुत दुरूह कार्य है। और अब लोगों के समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति, जिसको अपोजिशन कहता है कि ये अलगाववादी है और इससे घृणा फैलती है, समाज में तनाव फैलता है, वास्तव में हिंदुत्व की राजनीति ये एक समावेशी राजनीति है, इंक्लूसिव राजनीति है, जहां पे धर्म, जाति, भाषा, मजहब का कोई भेद नहीं है। बस केवल एक ही एजेंडा है, भारत एक राष्ट्र है, वो सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। आइए और हम भारत को जी। इस देश के प्राचीन जो जो सांस्कृतिक मूल्य है, उसके आधार पर परिभाषित करेंगे, उसके आधार पर हम चलाएंगे, हम चला रहे हैं। इसी और सर और मुझे इसी संविधान और जी और इसी सेकुलर संविधान के दायरे में अयोध्या में मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, वक्फ का कानून पास हो गया, ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज हो गया। तो ये सारे काम जो है ये नहीं कह सकते कि किसी एक वर्ग विशेष को, मजहब विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए। ये सारे काम जो भी हैं, ये केवल राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने की दिशा में ही तो उठाए गए हैं। इससे किसी वर्ग का क्या नुकसान हुआ? अयोध्या का मुद्दे ने 35 साल समाज में इतना विद्वेष पैदा किया है और इतना तनाव रहा, हिंसा फैली, दंगे हुए। अब वो मुद्दा तय हो गया ना। अब उस मुद्दे को लेके तो कहीं कोई विवाद है नहीं। तो या आर्टिकल 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, तय हो गया ना। वक्फ कानून जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी जो मूलभूत आधार था, उसको अपहेल्ड किया, उसको मान्यता दे दी। अभी उसका जजमेंट इंटरिम आया है, फाइनल अभी आना बाकी है, लेकिन तय हो गया ना। ट्रिपल तलाक के ऊपर जो सरकार ने कानून बनाया, केंद्र सरकार ने, वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ही बनाया, वो भी सेटल हो गया। तो समाज में कोई तनाव तो नहीं है ना। अब जो है नए सिरे से आई लव मोहम्मद आदि के नारे दे करके समाज में नए तरीके से एक तनाव और एक फॉल्ट लाइन को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता नहीं कि ये सफल होगा। और योगी जी ने जो हाल किया है ऐसे लोगों का बरेली में, वो आप जानते ही हैं। नहीं, और मुझे लोगों सर को एक समझ में बात आ गया है बताइए। कि जी, जी। मायावती ने पिछले चुनाव में अखिलेश के साथ एक गठबंधन करके एक प्रयोग किया, जिसमें हुँ, उनको लाभ ये मिला कि उनकी 0 से 10 सीट हो गई और अखिलेश हुँ, 5 पे रह गए 2019 के लोकसभा चुनाव में। सर ऐसा कोई प्रयोग क्या वो भाजपा के साथ कर सकती हैं? क्या कोई संभावना है? नंबर वन, भाजपा करना चाहेगी नहीं करना चाहेगी वो एक अलग विषय। या एक और अफवाह बड़ी तेज चल रही है कि आजम खान और ओवैसी, आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रकार का, या आजम खान ओवैसी और चंद्रशेखर रावण मिलकर कांग्रेस के साथ कुछ गठबंधन कर सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इन संभावनाओं पे आपका क्या विचार है? देखिए पहली बात तो ये बहन जी ने आज साफ कर दिया कि गठबंधन की राजनीति में उन्हें कोई लाभ नहीं होता और वो कई बार जी। करके देख चुकी है। आज बहन जी ने बहुत विस्तार से इस बारे में बोला है, साफ कर दिया उन्होंने ऐसा कि और ये भी कर दिया कि वो अगला चुनाव 2027 का अकेले लड़ेंगी, किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगी। बीजेपी से ठीक। गठबंधन जो उनका 3 बार हुआ, वो केवल वो केवल पोस्ट इलेक्शन हुआ, चुनाव के बाद हुआ, सरकार बनाने के लिए हुआ। बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया, 95 में दिया, 97 में दिया और 2002 में बीजेपी सरकार में भागीदारी भी की थी उसने। एक तो बात जी। ये साफ हो गई। दूसरी बात ये है कि आजम खान को लेके अटकलबाजियां, आजम खान कहीं नहीं जाने वाले हैं। आजम खान के सामने अब केवल एक ही चुनौती है कि 2027 में अपने बेटे को दोबारा विधायक कैसे बनाएं और कैसे उसका जो पॉलिटिकल भविष्य है उसको वो सुनिश्चित करें। उनके सामने ये चुनौती है। तो अब आजम खान करीब 77 ईयर्स के हो रहे हैं, तो अब ना वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, ना वो खुद असेंबली का लड़ेंगे, वो केवल अपने बेटे के लिए ही चिंतित हैं।
तो एक तो ये हो गया। और ये जो है और ये जो राजनीति है कि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक यहाँ से आ गया, एक वहां से आ गया, इधर से आ गया, ये कांग्रेस और चंद्रशेखर और आजम खान, ये सब लोग आसार आ सकते हैं, लेकिन अब इस तरह की राजनीति का युग बीत चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर चूंकि इस समय एमपी बन गए हैं नगीना बिजनौर जिले से, तो लोगों को लगता है कि वो एक नेता बड़े बन गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और वो और ओवैसी जो है 2000-5000 सीटें काटते हैं, और ये आजम खान को, ओवैसी को अच्छी तरह मालूम है, अगर ओवैसी आजम खान आएंगे तो यूपी में हिंदुओं का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और ज्यादा सघन हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी के लिए ये लड़ाई और कठिन हो जाएगी। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आजम खान और ओवैसी के चलते हिंदुओं का जो है, मुसलमानों का पोलराइजेशन हो, तो उसका काउंटर पोलराइजेशन भी हो। और ओवैसी ने 2000, 4000, 5000 वोट पाए हैं, बाकी उनकी कोई यूपी में ऐसी ताकत नहीं है। हाँ, बिहार के सीमांचल में उन्होंने कुछ कुछ सीटें जरूर जीत ली थी, 5 या 6 सीटें उनकी, 4 सीटें थी उनकी पिछले विधानसभा चुनाव में, अब की वो फिर लड़ रहे हैं। कुछ उनको एक आध सीटें वहां भी मिल गई थी महाराष्ट्र में। आंध्रा के बाहर वो पैर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अब आजम खान बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको मालूम है कि इस तरह के गठबंधन से लॉन्ग टर्म में कोई जो है लाभ बीजेपी का होगा, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चंद्रशेखर रावण और आजम खान और बीएसपी, ये केवल अटकलबाजियां मीडिया की हैं, इनका जमीनी आधार कुछ भी नहीं है जी। तो सर कुल मिला के जो मायावती जी की आज रैली हुई है, उसने और तो कुछ नहीं, पर बसपा के हताश, निराश, सोए हुए कैडर में थोड़ी सी उत्साह का संचार तो जरूर किया है। जी अब आगे जी बिल्कुल। देखना है कि आगे देखना ये होगा कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या रंग बदलते हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं। और ये तो सर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति उत्तरोत्तर जो है और मजेदार और जो है होती जाएगी। तो आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा किसी नए टॉपिक पे फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार।